इस कहानी के लेखक हैं नीतीश कुमार। 10 साल का ध्रुव अपनी बड़ी बहन सारा के साथ छत पर सो रहा था। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे कि अचानक ही ध्रुव की आंख खुली। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने एक काला साया उड़ते हुए नीचे गया है। ध्रुव ने जब नीचे झांक कर देखा तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखी जो एक कोने में बैठी उसे ही अपने पास बुला रही थी। ध्रुव भी बेसुध होकर उसकी तरफ बढ़े जा रहा था। उसे इस वक्त बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो आधा छत से लटक चुका है और अगर 1 इंच भी आगे बढ़ा तो छत से गिर जाएगा। पर ध्रुव का सारा ध्यान तो इस वक्त उस बूढ़ी औरत पर ही था। वो जैसे ही आगे हुआ कि तभी उसकी बड़ी बहन सारा ने ध्रुव को पैर से पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। ध्रुव, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी नींद में चलने की बीमारी कब ठीक होगी? शाम जाने। सारा ने ध्रुव को बचा तो लिया था पर ध्रुव अब ठंड के मारे कांपने लगा था। उसे बहुत तेज ठंड लग रही थी। सारा ने जब ध्रुव का माथा छुआ तो उसे बहुत तेज बुखार था। सारा तुरंत ही ध्रुव को अपनी गोद में उठा नीचे कमरे में ले आई और घर में रखी हल्की फुल्की बुखार की दवा दे दी। उस रात तो ध्रुव चैन से सो गया पर सुबह होते ही ध्रुव का बदन बुखार से तपने लगा था। अगले दिन भी सारा ने ध्रुव को बुखार की दवाई देकर उसे सुला दिया पर बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बुखार उतरने के इंतजार में अब शाम हो गई थी। जब सारा को बात समझ नहीं आई तो वो ध्रुव को सीधा डॉक्टर के पास ले गई। इतना घबराने की बात नहीं है, मौसमी बुखार है हमारे पहलवान को। मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, इनसे जल्दी आराम मिल जाएगा, डोंट वरी। डॉक्टर की बात सुन सारा का मन कुछ पल के लिए संभल गया था। वो दवाइयां लेकर वापस घर आ गई थी। घर आकर उसने सोचा भी कि क्यों ना माँ पापा को फोन करके सब कुछ बता दे। पर 1 हफ्ते के लिए घूमने गए उनके माँ पापा को वो इतनी सी बात के लिए परेशान नहीं करना चाहती थी। आज पूरे 2 दिन हो गए थे लेकिन ध्रुव का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हालात इतने खराब हो चुके थे कि ध्रुव अब नींद में ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता था। कभी चीखता तो कभी जोर जोर से रोने लगता। रात के करीब 1 बज रहे थे। ध्रुव का बुखार पूरी तरह से उतर चुका था। उसने जब आंख खोली तो सारा उसके पैर के पास ही सोई पड़ी थी। वो बिना अपनी दीदी को उठाए बिस्तर से नीचे उतर आई था कि अचानक ही किसी ने ध्रुव का पैर पकड़ उसे पलंग से नीचे घसीट लिया। पलंग के नीचे जाते ही ध्रुव भी चीखने लगा था। वो दर्द से करा रहा था मगर उसकी चीख सारा तक पहुंच नहीं रही थी, मानो जैसे वो किसी और ही दुनिया में चला गया हो। अगली सुबह जब सारा की नींद खुली तो वो ध्रुव को बिस्तर पर ना पाकर बेचैन हो गई। उसने तुरंत ही पूरा घर छान मारा पर उसे ध्रुव का कहीं अता पता नहीं चला। उसका भी मन उदास हो गया, आंखें नम हो गईं कि तभी गौर से सुनने पर उसे किसी के ठंड में ठिठुरने की आवाज आई। सारा ने जब सिसकियों का पीछा किया तो उसे पलंग के नीचे ध्रुव ठंड से ठिठुरता दिखा। सारा तुरंत ही ध्रुव को अपनी गोद में उठा उसे गर्म कपड़ों से ढक देती है। तुम नीचे क्या कर रहे हो ध्रुव? तुम्हारी तबीयत कितनी खराब है फिर भी तुम मेरी एक नहीं सुनते। अगर तुमको कुछ हो जाता तो मैं माँ पापा को क्या जवाब देती? बोलो। सारा की बात सुन ध्रुव कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगा था पर सारा ने इसे नजरअंदाज कर उसकी बंद आंखों को खोला तो उसके होश उड़ गए। ध्रुव की आंखों में किसी बूढ़े औरत का साया नजर आ रहा था जिसकी उंगलियां ध्रुव की आंखों से बाहर आ रही थी। पर इससे पहले कि सारा पलंग से उतर किसी को मदद के लिए बुला पाती, पलंग हवा में उड़ने लगा और ध्रुव का शरीर बिस्तर पर ही अकड़ने लगा था, मानो जैसे कोई जानबूझकर एक एक कर ध्रुव के जिस्म की हड्डियां तोड़ रहा हो। सारा भी हड्डियों के टूटने की आवाज साफ साफ सुन रही थी पर इतने दर्द में होने के बाद भी ध्रुव जोर जोर से हंस रहा था। ध्रुव की डरावनी हंसी देखकर सारा का खून सूखने लगा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव के साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी ध्रुव बिस्तर से उठ हवा में अपनी दीदी सारा के सामने आ गया था। बुला उसको,
वरना मैं तेरे भाई को अभी के अभी खत्म कर दूंगी। ध्रुव ने चीखते हुए सारा से कहा था। अपने भाई का ये रूप देख सारा रोने लगी थी। उसने भी सिसकते हुए कहा, ध्रुव, ये तुमको क्या हो गया? होश में आओ ध्रुव। सारा डरते हुए ध्रुव को छूने जा रही थी। तभी ध्रुव ने अपने हाथ से एक मांस का लोथड़ा नोच सारा की तरफ फेंकते हुए कहा, बुलाती है नहीं, वरना इसी तरह तेरे भाई के टुकड़े करती जाऊंगी। ध्रुव का यह हाल देख सारा ने कहा, कौन हो तुम और किसको बुलाना चाहती हो? बुला अपनी माँ को, जिसने मेरा यह हाल किया है। मुझे उससे बात करनी है। ध्रुव के अंदर छिपे उस काले साए ने सारा से अब ये कहा ही था। कितने में सारा और ध्रुव के माँ पापा आ गए। अब तू क्या लेने आई है? सब कुछ तो तुझे दे दिया था। ध्रुव की माँ ने आते ही उस काले साए से कहा। माँ के इतना कहते ही ध्रुव और पलंग पर बैठी सारा सब एक झटके में नीचे आ गए। सारा तो रोती हुई अपने माँ के गले लग गई, लेकिन ध्रुव जमीन पर गिरा कांप रहा था। माँ, ये सब क्या हो रहा है? ये ध्रुव को क्या हो गया था? कुछ तो बोलो माँ, क्या वो ठीक हो जाएगा? माँ के गले लग सारा ने सवालों की लड़ी लगा दी, पर सारा की माँ भी खामोशी थी। तब सारा के पिता ने ध्रुव को संभालते हुए कहा, कुमुद, शायद सही वक्त आ चुका है, अब सब कुछ सच बता दो। कैसा सच माँ? अपने पापा को कहते सुन सारा का मन उथल पुथल हो गया था, पर उसकी माँ की खामोशी अभी भी टूटी नहीं थी। सारा के बहुत कहने पर भी उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। अगले दिन डॉक्टर ने घर पर आकर ध्रुव का इलाज किया। तब पता चला कि डॉक्टर ने ही ध्रुव के माँ पापा को ध्रुव के बारे में बताया। ध्रुव की हालत अब पहले से ठीक हो गई थी। सब उसी की देखरेख में लगे थे और इसी चक्कर में कब रात हो गई किसी को पता नहीं चला। रात होते ही सबको अब डर सताने लगा था, पर इस बार सारा अकेली नहीं थी। उसके माँ पापा उसके साथ थे। रात के करीब 1 बज रहे थे और धीरे धीरे फिर से ध्रुव को बुखार आने लगा था। ठंड के मारे उसके शरीर ने कांपना शुरू कर दिया था। तभी सारा ने ध्रुव की पलकों को हटाया और उसे फिर से उस बूढ़ी औरत का साया दिखा जो ध्रुव की आंखों से बाहर आना चाहती थी। पर इस बार सारा ने ध्रुव की आंखों से आंखें नहीं हटाई, बल्कि उन्हें बड़े गौर से देखने लगी। फिर अगले ही पल सारा के चारों ओर एक काला सा साया मंडराने लगा और देखते ही देखते सारा को भी ठंड लगने लगी। पर कुमुद समझ गई कि उसकी बेटी को क्या हुआ है। छोड़ दे डायन, मेरी बेटी को छोड़ दे, वरना। कुमुद की बात सुनकर उसके दोनों बच्चे एक साथ हवा में उड़ने लगे थे। फिर कुमुद को दोनों हाथों से पकड़ उसका सिर दीवार में मारने लगे। कुमुद ने बचने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। दीवार पर सिर लगने की वजह से उसके सिर से लगातार खून बह रहा था। वो बेहोश होने लगी थी। तभी कुमुद के पति ने कुमुद को कसकर पकड़ लिया और उसे बच्चों से छोड़ा। अपनी गोद में छिपाते हुए कहा, बस करो माँ, कुमुद की कोई गलती नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैंने किया, कुमुद ने नहीं। फिर उसको क्यों तकलीफ दे रही हो? क्या मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो तूने किया? तूने? पर तू तो मेरा खून था, है ना? इसकी तरह पराए घर से नहीं आया था। तुझे मैंने अपनी कोख से जन्मा था। ध्रुव और सारा के शरीर को अपने वश में कर रखी उस बूढ़ी औरत के साए ने प्रताप से कहा था। ध्रुव और सारा के मुंह एक साथ चल रहे थे, मानो जैसे वो दोनों उस बूढ़ी डायन की जुबान बोल रहे हों। नहीं करता तो तुम मेरा परिवार ही नहीं बसने देती। तुमने तो कसम खा ली थी मेरी कुमुद को मुझसे छीनने की, मेरे बच्चों को कोख में ही मारने की। इसलिए मां, मैंने वो किया जो सही लगा। प्रताप की बात सुन बूढ़ी औरत के साए ने ध्रुव और सारा के शरीर को काटना शुरू कर दिया था। इस बार उन दोनों का शरीर एक साथ अकड़ने लगा और दोनों के नाक और आंख से खून गिर रहा था, मानो जैसे कोई दुख में खून के आंसू रो रहा हो। ध्रुव और सारा दर्द में चीख रहे थे, जिसे सुन कुमुद और प्रताप की आंखें भी नम हो गईं।
तभी प्रताप ने गिड़गिड़ाते हुए अपनी माँ के साए से भीख मांगी, जो ध्रुव और सारा के ऊपर ही मंडरा रही थी। माँ, अब तुम दूसरी दुनिया में जा चुकी हो, क्यों मेरी हंसती खेलती दुनिया बर्बाद करने वापस आई हो? क्योंकि तूने ही मुझे उस दुनिया में भेजा जहाँ मैं अकेली हूँ, एकदम अकेली। इसलिए मैं तेरे बच्चों को अपने साथ लिए जा रही हूँ। अगर रोक सकता है तो रोक ले। इतना कहकर उस बूढ़ी औरत के साए ने ध्रुव और सारा को गर्दन से पकड़ उसकी हड्डी तोड़ने लगी। दोनों बच्चों को इतना दर्द हो रहा था कि उनकी आंख और नाक से खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था कि तभी कुमुद एक तस्वीर के लिए उस साए के सामने आ गई, जिसे देख ध्रुव और सारा एकदम से नीचे आ गिरे और दर्द के मारे वो साया तड़पने और चीखने लगा था। हटाओ इस तस्वीर को मेरे सामने से, मैं कहती हूँ हटाओ। वो जिस दिशा में जाता, कुमुद तस्वीर का मुंह उस दिशा में करके उस साए को तड़पाती रहती। उस साए का दर्द इस हद तक बढ़ चुका था कि हवा में ही वो कुमुद और प्रताप के जिस्म से मांस का लोथड़ा नोचने लगी थी। पर प्रताप भी कुमुद के साथ डट कर खड़ा था। बहुत जद्दोजहद के बाद वो साया अपने आप ही शांत हो गया और बूढ़ी औरत का रूप लेके सबके सामने खड़ा हो गया था। मैंने तो हमेशा तुझसे प्यार किया था, पर तू मेरा खून होकर मेरे साथ ऐसा करेगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आखिर क्यों किया था तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों अपनी माँ को इतनी बड़ी सजा दी? आखिर क्यों? अपनी माँ की दर्द भरी बात सुनकर प्रताप बोला, माँ, मैं जानता हूँ तुमने जो किया है वो भगवान भी नहीं कर सकता, लेकिन पापा के अत्याचार से बचने के लिए तुमने काले जादू का सहारा लिया, जिसमें तुम अंधी होती जा रही थी। माँ, मुझे याद है तुम रात को 12 बजे शमशान घाट कच्चा मांस लेकर क्यों जाती थी, ताकि तुम एक डायन बन सको और काले जादू की मदद से पिताजी को हमेशा के लिए अपने वश में कर सको, जिससे रोज रोज के लड़ाई के झगड़े बंद हो जाएं और हमें खुशहाल परिवार की तरह रह सकें। और ऐसा हो भी गया। लेकिन माँ, तुम काले जादू के पीछे इतनी पागल हो गई थी कि तुम्हें लोगों के ऊपर काला जादू कर उन्हें वश में करना अच्छा लगने लगा। इस कारण ही तुमने पहले गांव के जानवर पर काला जादू कर उनकी बलि चढ़ाई और उनका कच्चा मांस भी खाया। फिर धीरे धीरे गांव के बच्चे गायब होने लगे। तुमने बड़ी चालाकी से गांव में अफवाह फैला दी कि ये काम डाकुओं का या किसी बाहर के आदमी का है। लेकिन मैं सच जानता था माँ, मैं जानता था कि उन बच्चों की बलि आपने ही दी है, आपने माँ। इसीलिए मैंने गांव वालों को सब कुछ सच सच बता दिया और उन्होंने आपके साथ वही किया जो आपके साथ होना चाहिए था। हाँ माँ, मैंने ही कुमुद को सब सच बता के गांव के लोगों तक पहुंचाने को बोला था, जिन्होंने गुस्से में आकर आपको हमारे पुराने घर के साथ जिंदा जला दिया। एक बार फिर अपनी माँ को देख प्रताप की आंखें नम थीं, पर कुमुद अपने बच्चों की जान दोबारा खतरे में नहीं डालना चाहती थी। इसीलिए उसने उस तस्वीर को उस साए के ऊपर ही फेंक दिया, जो असल में प्रताप के पिता की तस्वीर थी, जिसका डर आज भी उसकी माँ के दिल में बसता था, भले ही वो एक साया ही क्यों ना बन गई हो। साए पर तस्वीर के गिरते ही वो साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और प्रताप का परिवार हमेशा हमेशा के लिए आजाद। शायद सच कहा है किसी ने, घरेलू हिंसा के दाग शरीर से तो मिट सकते हैं, लेकिन आत्मा से कभी नहीं। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टोरो टीवी हॉरर हिंदी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले, तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो।